Good morning to all of you, my dear student. Welcome to my YouTube study channel. आज हम जो 11th क्लास का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस टॉपिक को करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक हमने वर्क पावर एनर्जी के अंदर जो टॉपिक कवर किए हैं उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन का नेचर जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से उनके एग्जाम्पल थे, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, उनका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो YouTube चैनल पे मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो डियर स्टूडेंट, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स को हम कैसे डिफाइन करें? एक कंजर्वेटिव फोर्स जब भी किसी पार्टिकल को मूव करने के लिए जो वर्क डन करेगा, वो वर्क डन हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है, न कि उसके पाथ फॉलोड पे। ठीक है, जैसा मैंने यहां स्टेटमेंट में लिखा भी है, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय इट टू मूव अ पार्टिकल डिपेंड अपॉन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन इट्स पाथ फॉलोड। यानी कंजर्वेटिव फोर्स किसी फोर्स को हम तभी कह सकते हैं जब उससे वर्क डन अगर हो रहा है किसी पार्टिकल को मूव करने के लिए, वो डिपेंड करता हो उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर, एंड इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। जैसे मान लिया कि मेरे पास में ये इनिशियल पॉइंट है ए और ये कोई फाइनल पोजीशन है बी, और एक पार्टिकल को हम यहां से किसी भी पाथ से होते हुए हम बी पे लेके जा रहे हैं। पाथ कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैटर नहीं है, बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन चूंकि सेम है तो यहां पे ये कह सकते हैं कि वर्क डन भी सेम होगा। ठीक है, एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, चाहे आप किसी भी पाथ से, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, कोई भी पाथ से आप जाइए, चारों पाथ मैंने जो बनाए हैं, चारों पाथ से आप मूव करोगे बी पॉइंट तक, वर्क डन सेम होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। ठीक है, वर्क डन टू मूव ए पार्टिकल अराउंड एनी क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। जैसे किसी पार्टिकल को ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे लेके गए तो वर्क डन हुआ, लेट्स सपोज डब्ल्यू ए, ये बी पॉइंट पे जाने के लिए, और बी से वापस ए पे फिर आ गए और वर्क डन हुआ डब्ल्यू बी, तो डेफिनेटली जो क्लोज पाथ के लिए टोटल वर्क डन बनेगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू आएगा जीरो। यानी किसी भी पार्टिकल को क्लोज पाथ में मूव करवाने के लिए जो वर्क डन होता है वो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो फोर्स इंक्लूड है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये हमारे कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स है। अभी बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यही फोर्स अगर हम नॉन कंजर्वेटिव में कन्वर्ट करें तो डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। कब कहेंगे किसी फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव, इफ वर्क डन बाय इट टू मूव ए पार्टिकल डू नॉट डिपेंड। ठीक है, अब यहां पे डू नॉट डिपेंड अपॉन its initial and final position and depend upon its path followed। ठीक है, यानी ये जो बिल्कुल उसका जस्ट अपोजिट है। किसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव की बजाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कब कहेंगे, अगर उससे वर्क डन हो रहा है किसी पार्टिकल को मूव करने के लिए और वो वर्क डन डिपेंड करता हो उसके पाथ फॉलोड पे, और डू नॉट डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होगी, ये बात पे डिपेंड ना करके वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड कर रहा हो, तो ऐसे फोर्स को हम कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी है, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन टू मूव ए पार्टिकल अराउंड एनी क्लोज पाथ इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो।
नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ये कंडीशन जो है इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी इस केस में। अब ये अगर पहले तो आपने देखा था कि दोनों केस में ए से बी पे गए, बी से ए पे गए, तो टोटल वर्क डन जो हो रहा है क्लोज पाथ के लिए 0 था, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर में ये 0 नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल जो बनेंगे वो जितने भी फ्रिक्शनल फोर्स हैं, खास करके फ्रिक्शनल फोर्स इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, विस्कस ड्रैग, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। तो अभी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हम किसको कहेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के लिए हमें कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। जिनको अभी तक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज पहले वो इसी चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर जरूर अटेंड कर ले, जिसमें मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से हम बात का मतलब है हमारा द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम जनरली के से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। अब हम ये तो चलो हमें क्लियर हो गया मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में है क्या, लेकिन इसके साथ साथ हम अभी जो मैं नेक्स्ट इसके टॉपिक करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जब हम कंसेप्ट समझेंगे तो किसी भी पार्टिकल की या सिस्टम की अगर हम बात करें किसी भी टाइम पे, उसकी जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, हमेशा फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। उसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं और इसको हम प्रूव भी करेंगे। चलो हम पहले कर लेते हैं, फिर हमें ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी आप लोगों को ये चीज पता चल गया कि मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में है क्या। और मैकेनिकल एनर्जी हमने सीखा कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को ही हम क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये लॉ क्या कहता है इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the sum of kinetic energy and potential energy of any system at any instant is always constant और फिक्स, ठीक है। हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या कह सकते हैं कि फिक्स होता है। दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ए कांस्टेंट वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। इसको दूसरे वे में भी हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं according to this law, the sum of change in
the sum of change in kinetic energy and change in potential energy is always of any system, कह सकते हैं of any system is always constant or always equals to 0, always equal to 0. ठीक है, दैट इज हम ये कह सकते हैं सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा के से रिप्रेजेंट किया और इसको हमने डेल्टा यू से रिप्रेजेंट किया, इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, डेल्टा के का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल. ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम जो है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा. चेंज की बात कर रहे हैं हम, या फिर इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा. ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. और ये हर जगह ऐसा सिस्टम में लगभग जैसे पेंडुलम हो गया या कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग में है तो उसके दौरान ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम देख सकते हैं. जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को शो करूं किसी पेंडुलम में या कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग की हम अगर बात करें तो वहां पे भी ये लॉ एप्लीकेबल है. या कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वहां पे भी आप ये लॉ अप्लाई कर सकते हो और हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये किस तरीके से ये लॉ को फॉलो कर रहा है वो. ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अदरवाइज. तो भाई हम अब बात करते हैं एग्जाम्पल इसकी. कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ये तो हमने स्टेटमेंट पढ़ ली. अब स्टेटमेंट से हम चलते हैं एग्जाम्पल पे. जैसे भाई हम बात करते हैं एक स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है हमारे पास. अभी इसकी ये जो कंडीशन है इसको हम बोलेंगे मेन पोजीशन, इसको हम बोलेंगे मेन पोजीशन. लेट्स सपोज मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, यहां तक एक्सपेंड कर दिया. यहां तक एक्सपेंड करने के बाद में ये पोजीशन बनेगी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन. अब जैसे ही इसको हमने एक्सपेंड किया तो वापस जब आएगा ड्यू टू इनर्शिया ये इस पोजीशन पे रेस्ट में नहीं आ पाएगा. ये क्या करेगा, थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा. लेट्स सपोज ये कंप्रेस होने के बाद इस पोजीशन तक आएगा. ठीक है, और ये भी इसकी क्या बनेगी, एक्सट्रीम पोजीशन ही बनेगी, एक्सट्रीम पोजीशन. तो हमारा जो ये कोई भी मास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास ब्लॉक है ये, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, मेन पोजीशन के अबाउट एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा. अब यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किस तरीके से वैलिड है ये देखिए. यहां पे अगर मेन पोजीशन पे हम बात करें तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमेशा मैक्सिमम होगी. यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इसलिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. और पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे क्या होगी, वो होगी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी. और एक्सट्रीम पोजीशन पे याद रखना पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि कुछ पल के लिए ये ऑब्जेक्ट यहां पे रुकेगा, रेस्ट में आएगा और रेस्ट में आने के बाद ये वापस टर्न करेगा. रेस्ट में आएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हुई और काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी ऐसा ही कुछ होगा. एग्जाम्पल कोई दूसरा लेते हैं, ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा. अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम में भी यही केस है. सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में ये मान लो कि एक पेंडुलम है और लेट्स सपोज ये इन दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो. ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, अब देखिए हमें मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ये जो बॉब है ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा टू एंड फ्रो. अब अगेन आपको यहां पता है कि इस जगह पे जाने के बाद ये जैसे ही टर्न करेगा कुछ पल के वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम ये क्या करेगा, यहां पे
रेस्ट में आएगा, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी तरीके से मेन पोजीशन पे आप देखोगे यू जो है वो जीरो होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इस टाइम पे होगी मैक्सिमम। ठीक है, और इस जगह पे अगेन सेम काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हमें ये कंसेप्ट जो है समझ आ गया कि कहां कहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। लेकिन इन बिटवीन कहीं पे भी आप अगर बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा फिक्स वैल्यू आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलता है। यानी किसी भी जगह पे आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखोगे, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी ये देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया, फ्री फॉलिंग बॉडी का केस लेकर के हम इसको समझते हैं और प्रूव करते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, वो कांस्टेंट रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ body under the effect of gravity। ठीक है, अब हम कोई बॉडी लेते हैं, ये सपोज करो ग्राउंड है, ग्राउंड है, यहां से मैंने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, या किस कह सकते हैं यहां से मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रॉप किया। इसकी पोजीशन है, ये ए पोजीशन है, और लेट्स सपोज ये कोई बी पोजीशन है और ये सी पोजीशन है। अलग अलग पॉइंट पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया, और हमारा मकसद यहां पे क्या है कि ए, बी और सी तीन जो पोजीशन लिए, तीनों पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होगी यानी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कितनी है, फिक्स वैल्यू आता है, ये हम चेक करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो ए ऑब्जेक्ट है हमारा कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड। और जब हमने इसको ड्रॉप किया तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर कर देता है वो है x। अब बाकी जो हाइट बची है वो कितनी है, h माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने क्योंकि ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से ड्रॉप किया है, ए पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ड्रॉप किया है, तो डेफिनेटली यहां पे जो VA होगा वो जीरो होगा, यानी यहां पे VA क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का मास आपने m कंसीडर कर लिया, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है भाई। अब हमने टोटल एनर्जी की बात करेंगे हम, A, B और C, और तीनों पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है वो एक फिक्स वैल्यू आती हो, ये चीज हम चेक करते हैं आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पे अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट कितना होगा, के ए से रिप्रेजेंट किया मैंने, और वो होगा हाफ mva²। और va क्योंकि आपने उसको ड्रॉप किया है, ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, यूए से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ हाइट, पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ हाइट। तो m g, और ये हाइट कितनी है, यहां से ग्राउंड से हाइट कितनी है, ये हाइट है h, आपने देखा यहां से हाइट कितनी है h। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, या कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसको हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, एंड इट विल कम्स आउट मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितना था, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh, जीरो प्लस mg
H इज इक्वल्स टू आ गया mgh, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यानी मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी ए पॉइंट पे कितनी है, mgh के इक्वल है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहां सेपरेटली लिख लेता हूं, यानी मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू mgh, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये हमारी। ठीक है, ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई, mgh। बात करते हैं दूसरा पॉइंट बी। बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट के बी से रिप्रेजेंट किया, और यहां पे वेलोसिटी के बी होगी, के बी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एम हाफ एम वी बी स्क्वायर होगा। वी बी अब हमें नहीं पता, बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी ये हमें नहीं पता। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मेरे पास में एक मेथड हम यूज करेंगे जो काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एज वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। जब ऊपर से ये नीचे की तरफ गिरी है, ए से बी पॉइंट पे आए, तो फाइनल वेलोसिटी एट बी पॉइंट माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू 2g, और यहां से यहां तक का उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो है x, 2gx। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से यहां गिरा है तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया x, 2gx। अब आपको पता है va तो जीरो है ऑलरेडी, va जीरो है, सो vb स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2gx, ये चाहिए था हमें। अब काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना होगा, वो के बी इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx, और 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाएगी mgx। सो काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट कितना आ गया, mgx आया। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब पोटेंशियल एनर्जी विच इज ए फंक्शन ऑफ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट अब बी पॉइंट की कितनी है, यहां से चल के यहां तक की हाइट, ये देखिए h माइनस एक्स, क्योंकि टोटल h है, h में से ये x माइनस कर दिया तो कितना रह गया, h माइनस एक्स रह गया। सो डेफिनेटली एम जी, अब h की जगह पे क्या है हमारे पास, h माइनस एक्स, और यू कैन से दैट एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ठीक है, और पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी विच इज इक्वल्स टू एम ई बी, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे, इनका सम हम लिखेंगे। और काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे कितना आया था, mgx, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh माइनस mgx। अब देखिए भाई कितनी आ गई ये वैल्यू, ये mgx है और ये भी mgx है, कैंसिल, कितना बचा, mgh। तो ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यानी इक्वेशन नंबर 2 पे भी आपने नोटिस किया कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आती है वो कितनी आती है, mgh के इक्वल ही आ रही है। तो ये भी मैं वैल्यू यहां सेपरेटली लिख सकता हूं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए एक बार, अदरवाइज स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, नहीं लिख पा रहे हो तो हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब मैं यहां पे सेकंड इक्वेशन यहां लिख देता हूं। सेकंड इक्वेशन है हमारी, मैकेनिकल एनर्जी एट बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू mgh, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एट पॉइंट सी पॉइंट पे भी हम चेक करते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतनी ही आती है या नहीं। अब अगेन इसमें फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यही इसी तरीके से, काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी की बजाय अब हमें कहां लेनी है, सी पॉइंट की बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट, तो के सी हाफ एम वीसी स्क्वायर, हाफ एम वीसी स्क्वायर। अब हमें वीसी की वैल्यू नहीं पता, वीसी की वैल्यू अगेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी वीसी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पे, और
2g, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ, 2gh। हाँ जी, अब देखिए vc स्क्वायर, va ऑलरेडी आपको पता था 0 है, तो vc स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2gh के इक्वल आ गया, 2gh। अब काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट विच इज kc, हाफ m और vc स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा, vc स्क्वायर की वैल्यू है 2gh, 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया mgh, mgh आ गया भाई, ये समझ आ गया। यानी सी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh है। पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट uc विच इज ए फंक्शन ऑफ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट, सी पॉइंट की ग्राउंड से हाइट कितनी है, 0 है, सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप जरा देखिए यहां पे पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे कितनी हुई, 0 हुई। और इसी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी एट सी पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट सी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी, और इन दोनों का जो सम निकल के आ रहा है तो वो कितना आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट mgh प्लस में uc, uc कितना है, 0, और ये भी सी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया, इनका सम mgh के इक्वल ही आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपने यहां नोटिस किया मैंने 3 अलग अलग पॉइंट लिए और तीनों अलग अलग पॉइंट के ऊपर हमने टोटल एनर्जी यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट किया और उनका सम कितना आता है, mgh के इक्वल आता है। तो ये चीज हमने प्रूव कर दिया कि अलग अलग पॉइंट के ऊपर, या ये कहें कि किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी सिस्टम के अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो ये चीज हम लिख भी सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं इक्वेशन 1 2 3 की हेल्प से क्या बात लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we can say that total mechanical energy of free falling body is always conserved or constant, which is equal to mgh। ठीक है, तो इक्वेशन 1 2 3 से हमें क्या पता चला कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सिस्टम की यानी फ्री फॉलिंग बॉडी की हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है और mgh के इक्वल होती है। ये चीज हमने सीखा। तो डियर स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर इतना ही, और एक छोटा सा पॉइंट और है, कई बार हमें ये फॉर्मूला यूज करने को मिल जाता है, F इज इक्वल्स टू माइनस du डिवाइड बाई dx। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अलग नहीं है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आप जरा देखिए, वर्क डन कह दीजिए या पोटेंशियल एनर्जी कह दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एक्स लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आप dw कह दीजिए या du कह दीजिए। ठीक है, और अब f की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, du बाई dx। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, यानी अब यहां पे बात आएगी, कई तरह की बात होती है कि आप वर्क डन जो आप देख रहे हो वो बाय द ग्रेविटी है या किसी भी बाय द ग्रेविटी हो सकता है, मतलब कहने का ये जैसे ऑब्जेक्ट हमने थ्रो भी किया हो सकता है, हमने फोर्स लगाया हो सकता है। तो ये साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये फॉर्मूला जो है फोर्स का, कंजर्वेटिव फोर्स का, F इज इक्वल टू माइनस du बाई dx होता है। इसको यूज कर सकते हैं, कई बार इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है, u जो पोटेंशियल एनर्जी है ये x के फंक्शन में दे देता है, यानी 3x स्क्वायर माइनस 2x समथिंग, और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके माइनस साइन लेकर के आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा कई बार क्वेश्चन मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। आज हमने जो कुछ सीखा एक बार ब्रीफ में
फिर बता देता हूं, हमने सीखा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, देन उसके बाद हमने सीखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मेरे चैनल से बने रहिए और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप फर्दर जो है और लोगों को भी अपने चैनल के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, यूट्यूब लिंक पे जरूर से जरूर आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इसके साथ साथ आप अपने इस वीडियो को भी और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।